लेकिन इंडिया अलायंस 235 पर। और कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनाने के बारे में हम सोच रहे हैं, जबकि मैंडेट इस समय एनडीए के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमन, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है पिक्चर अभी बाकी है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ा चुनाव पूर्व गठबंधन एनडीए का, यानी कि न्योता अगर किसी को जाएगा तो सबसे बड़ी पार्टी के लिहाज से बीजेपी को और सबसे बड़े गठबंधन के लिहाज से एनडीए को। ये निश्चित है। और इंतजार प्रधानमंत्री का है। 7:30 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे, इंतजार है प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। लेकिन चुनावी नतीजों का तथ्यात्मक विश्लेषण करना जरूरी है। एनडीए खेमे में गठबंधन के साथियों की हैसियत बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा बड़ा तथ्य यह है कि फैजाबाद में बीजेपी की हार से ध्रुवीकरण के आरोप खारिज हुए हैं। और शाम 7:30 बजे, जैसा आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह तीसरी टर्म होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो लगभग अब तय मानी जा रही है। लेकिन इंडिया अलायंस प्रयास कर रहा है, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि सरकार वो बनाए, और इसके लिए वो अथक प्रयास कर रहा है। हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं इस पर बात करने के लिए, लेकिन अमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए भारी भीड़ है, लेकिन विपक्ष में कुछ उत्साह है, क्योंकि हर बार कांग्रेस तो 50 के नीचे रह जाती थी, 54 के नीचे रह जाती थी, नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाता था, लेकिन थैंक गॉड वो मिल रहा है। लेकिन अमीश देखिए कितना गजब, मतलब संयोग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि एक पार्टी जो है 300 के पार पहुंचकर भी कहा जा रहा है कि उसकी हार हो गई, और एक पार्टी 100 भी नहीं पार कर पा रही है, वो कह रही है संभवतः उसकी जीत हो गई। मतलब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अमीश खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से, उन्होंने 4 बातें कही। ये मोदी की नैतिक हार है, राहुल की यात्रा की जीत है, जनता और मोदी की लड़ाई और मोदी की नैतिक हार है, जनता की जीत है, और मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब सोचिए, सरकार सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हैट्रिक है ये हैट्रिक है ये, मतलब। लेकिन देखिए एक बात स्पष्ट है, इंडिया अलायंस का दम बड़ा है, और विपक्ष का दम जब बढ़ता है तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद जगती है कि अब हम सत्ता में आ सकते हैं, और यही प्रयास हो रहा है। बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ एनसीपी के हैं, अजीत दादा पवार के। बृजमोहन श्रीवास्तव, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने तो निराश कर दिया एनडीए को। बृजमोहन जी, नहीं मिले। अमीश जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। अमीश जी? जी आ रही है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात बिल्कुल सच है कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में वो परिणाम हम लोगों को नहीं मिले जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आज सबसे बड़ा अगर कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़ा अगर कोई गठबंधन है तो वो एनडीए का गठबंधन है। मैं ये सोचता हूं कि ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि देश की जनता आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करती है, और इसीलिए इस गठबंधन को इतना भारी बहुमत मिला है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आईएनडीआईए के जो साथी हैं वो किस आधार पर आदरणीय मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनके, अगर मैं मतों का प्रतिशत देख रहा था, अगर उसको भी देखते हैं तो उनके पास तो जनता का समर्थन उनको मिला ही नहीं है। जब लोकतंत्र में जनता का समर्थन ही नहीं मिला और उनका ये कहना कि मोदी जी इस्तीफा दे दें, मैं सोचता हूँ नितांत बिल्कुल, जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, वो ऐसी असंवैधानिक बात कहेंगे, इसमें बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक, बृजमोहन जी आप रहिए हमारे साथ। शहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। साथ ही सुनील यादव साजन साहब हैं समाजवादी पार्टी से, विवेक जी आपको नजर आ रहे हैं। पहले शहनवाज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा भी हमारे साथ, सत्यप्रकाश जी भी हैं जेडीयू से। लेकिन शहनवाज जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी जी की नैतिक हार है ये, राहुल की यात्रा की जीत है, जनता की जीत है, बकौल खड़गे जी और राहुल गांधी। हार है मोदी जी की नैतिक हार। शहनवाज हुसैन, नहीं, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, क्योंकि मैं डिबेट में था तो उसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी। ऊपर में जहां हम लोग बैठे हुए हैं उसके ऊपर एक आंकड़ा आ रहा है 290 वर्सेस 235, तो जो 290 जिनको मिला है उनकी नैतिक हार हो गई। सरकार बनाने के लिए 272 प्लस चाहिए, तो 272 से बहुत ज़्यादा है। हम लोग पहले इस देश के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तीसरी बार मोदी जी को शासन करने का
सेवा करने का अधिकार दिया है। इस देश का धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी को हैट्रिक मरवाई है उन्होंने, और वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो नेहरू जी के बाद वो तीसरी बार लगातार जीत के आ रहे हैं। और लोग कहते हैं लोगों की एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन मोदी जी तो सरकार बना ले गए। लेकिन अब जब देखिए, आप सरकार भी बन जान रही रहे है, हैं, क्या आप भी जान इसमें रहे हैं, सीटें हमारी इस समय आप निश्चित तौर पे एनडीए को अपने बूते बहुमत मिल रहा है, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से मिले नहीं हैं, वो वहां पर इंतजार करते रहे। कांग्रेस ने के सूत्रों का दावा है कि उन्होंने सरकार बनाने का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसमें डिप्टी पीएम का ऑफर वो नीतीश कुमार को दे रहे हैं और गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू को दे रहे हैं। अखिलेश यादव को भी डिप्टी पीएम बनाया जा रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और राहुल गांधी या तो वित्त मंत्री या तो गृह मंत्रालय का पदभार ले सकते हैं। ये कांग्रेस की प्लानिंग है, ये सूत्रों का दावा है। तो सरकार की पूरी रूपरेखा बता दी जी, मैं बता रहा हूं, और आप देखिए कि घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी से मिले नहीं है, वहां वो 1.5 घंटा बैठ कर आ गए। मीसा भारती ने कहा है कि तेजस्वी नीतीश जी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। आरजेडी की तरफ से कहा गया पिक्चर अभी बाकी है। और आप बिहार से आते हैं शाहनवाज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिक्चर अगर अभी बाकी है और यहां पर इंडिया अलायंस मकान बन रहा है कि आप देख लीजिएगा, शपथ हमारा ही प्रधानमंत्री लेगा, मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस में हम ही प्रूफ करेंगे। पिक्चर है अभी। देखिए, मैं तो एक तो सुनील जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म यूपी में किया। भले वो हमें बधाई तीसरी बार सरकार आने की नहीं देंगे, ये हमें मालूम है, थोड़ा फराग दिली से काम नहीं लेंगे, लेकिन ये कहना कि ये पूरा फार्मूला अमीश देवगन साहब के पास आ गया है, कौन पीएम होगा, कौन डिप्टी पीएम होगा, फाइनेंस किसके पास जाएगा, ये सब ख्याली पुलाव हैं। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी, सरकार वही चलाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये सही है कि जो आंकड़ा हम बीजेपी का चाहते थे वो आंकड़ा एनडीए का आया है। तो एनडीए के जितने उम्मीदवार हैं, मान लीजिए बिहार का जिक्र आपने किया, तो मोदी जी ने एनडीए के सब उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है, सबको जिताने के लिए रोल अदा किया है। और नीतीश जी और मोदी जी की जो जोड़ी है उसी का नतीजा है कि वहाँ हमने अच्छा परफॉर्म भी किया। और ठीक है, हम यूपी में नहीं अच्छा कर पाए, थोड़ा महाराष्ट्र में, थोड़ा बंगाल में ना अच्छा करने के कारण क्या रहे? उत्तर प्रदेश में आपका सुपड़ा क्यों साफ हुआ? नहीं, सुपड़ा नहीं साफ हुआ, परफॉर्मेंस हम जैसी उम्मीद कर रहे थे वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन जहां तक आंकड़ों का सवाल है, देखिए एक बात तय है कि हेडलाइन तो आप तय करेंगे, हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आपकी हेडलाइन तो यही होगी ना कि फिर से आ गए मोदी, हैट्रिक बना ली मोदी ने, पहले नेहरू के बाद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार वोट लेंगे। विवेक, ये हैट्रिक की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं खेल बाकी है। शाहनवाज जी, सबसे पहली चीज, अभी भी एरोगेंस है आप लोगों में, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि भाजपा की वजह से ही एनडीए के सभी घटक दल खड़े हुए हैं और हमारी कैनवेसिंग ही काम आई है। आपकी जो गिनती है वो 240 है, 272 का आंकड़ा जब होता है तब आप कहते हैं कि मोदी साहब, और आपकी गिनती क्या है विवेक भाई? हमारी जो भी हो, इन्होंने क्लेम करा है कि मोदी साहब की हैट्रिक है। पार्टी तो गिनती में नहीं है, और इंडिया अलायंस टोटल 235 है, बीजेपी अकेलौती इंडिया अलायंस से ज्यादा है। मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मॉरल राइट नहीं है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, और भाजपा भी उनको पता नहीं भेजे ना भेजे। विवेक भाई, हो सकता है नई जानकारी, क्योंकि स्क्रीन पर भी नहीं है ना अभी, लेफ्ट की कितनी है? नहीं, आप प्लीज डोंट ट्राई टू डिफेंड टुडे अमन। अरे डिफेंड नहीं, मैं वैसे अपनी जानकारी के लिए, मुझे नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर, लर्न टू क्वेश्चन द बीजेपी। 242 सीटें आई हैं, 240 और बोल नहीं पा रहे हो तुम अमन चोपड़ा, किन सीटें कम आई हैं? क्वेश्चन करो इनको, आप क्वेश्चन करिए इनको आप आज। नहीं, एनडीए की आराम से क्या होता है? एनडीए का 290 है ना भाई, तो अभी आपको 235 आ गए, आपके तो हाव बदल गए। क्या ये विक्ट्री है? 235 सीटें क्या दे दी जनता ने? आपने तो ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया, ऐसे धमकाएंगे मीडिया को, पार्टी बात ये पत्रकारों को ऐसे धमकाएंगे। ये देखिए, ये देखिए इनका चेहरा देखिए, 73 में आती तो विक्ट्री होती। ये प्राइम मिनिस्टर की मॉरल हार है। अयोध्या भी हारे हैं, राम मंदिर का गलत इनॉग्रेशन किया, शंकराचार्य के खिलाफ गए, हिंदुत्व की हार हुई है। विवेक जी, मुझे लगता है कि आज आप में भी जोश ज्यादा है, और आप जोश के अंदर देखिए,
अरे मैंने सीटें पूछी भाई, मुझे नहीं पता, 2 सीटें हैं शायद, तो पूछ, मुझे नहीं पता भाई, मैंने ईमानदारी से पूछी थी। बुरा क्या मानना? सुनील यादव, जी, जी। सुनील यादव, पहले हाँ, तो 4 आपको है, 4 है, शुभकामनाएं। सीपीएम की 4 है। जी, सुनील यादव, पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपने बीजेपी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोका, और मैं ये बात आज सुबह से दोपहर से बोल रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोकती तो बीजेपी की मेजॉरिटी भी कोई नहीं रोक सकता था। एक अच्छा मैंडेट आप लेकर आए हैं, लेकिन सरकार बनाने की बात है या नहीं है? क्योंकि हमारे सूत्र कह रहे हैं कि डिप्टी पीएम अखिलेश यादव को भी बनाने को तैयार है कांग्रेस। देखिए अमित जी, मैं आप धन्यवाद दे रहे हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर, उनके पीडीए वाले रणनीति पर, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर, इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया है। और आप अधूरी बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका है। रथ नहीं रोका है, रथ के घोड़ों में नकेल डाल दी है, हिल नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। और यह नैतिक हार मोदी जी की इसलिए है कि पूरी भाजपा, अमीश भाई, पूरी भाजपा कह रही थी कि मोदी जी 10 लाख से जीतेंगे, वह मुश्किल 1.5 लाख से जीते। इसका मतलब मोदी जी के खिलाफ गुस्सा बनारस में भी है। जो हमारे नेता कहते थे क्योटो, जब आपने क्योटो नहीं बनाया, वहां के नौजवानों को धोखा दिया, आप झूठ बोलते रहे कि गंगा मैया ने बुलाया है, फिर गंगा मैया ने गोद ले लिया है, उसी गंगा मैया की सफाई पे अरबों रुपए आप घोटाला कर गए, तो वो नाराजगी सिर्फ बनारस में नहीं अमीश भाई, मैं बड़ी बात कहूंगा, आप अभी कहेंगे कि लीजिए आप कहां से ले आए बात, मोदी जी के खिलाफ नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में भी है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे, नहीं होंगे। देखिए इतने प्यारे रिजल्ट है अमीश, इतने खूबसूरत नतीजे हैं कि मतलब लोकतंत्र की भी जीत हो गई, ईवीएम की भी जीत हो गई, सत्ता पक्ष की भी जीत हो गई, विपक्ष की भी जीत हो गई, हर कोई अपनी जीत बता रहा है। इससे खूबसूरत नतीजे क्या होंगे? एक ही बात बोल रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, नहीं होंगे, एक ही लाइन है। आज मैं 4 बजे से नोट कर रहा हूं, लगातार एक ही लाइन है। अभी विवेक जी भी काफी गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए प्रॉब्लम मोदी से है, प्रॉब्लम मैं फिर कह रहा हूं नरेंद्र मोदी से है। और वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी बड़े और कड़े फैसले ले लेते हैं। मुझे तो और पॉइंट नंबर 2, प्रकाश जावड़ेकर है, प्रकाश जावड़ेकर का रुख कर सकते हैं हम। अमन प्रकाश जी, सवाल बहुत सरल है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एनडीए को बहुमत है, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहते थे, यानी अपने बूते 272। कमी कहां रह गई? ये अगर विश्लेषण करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि महाराष्ट्र जहां से आप आते हैं वहां तो हालत खराब है। नहीं, 2 बातें हैं। पहले तो विजय को विजय कहते हैं, तो हम एनडीए करके ही लड़े थे और गठबंधन के नाते लड़े थे, और गठबंधन को 290 से भी ज्यादा सीट मिली है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तीसरी जीत है लगातार एनडीए की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी के उपकार से नहीं, जनता के प्यार से मिला है। एक, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र की बात में पहले तो थोड़ा इतिहास है उसका कि 19 के चुनाव में बीजेपी शिवसेना इकट्ठा लड़े थे और पूरा बहुमत मिला था। तो 5 साल तो हमारी दोनों की सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनना था कम एमएलए होकर भी, तो उन्होंने सीधे सीधे मोदी का फोटो लगाकर चुन के आए और बाद में गद्दारी करके वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ। लेकिन इस बार तो मोदी जी का फोटो नहीं लगाया, इस बार तो उन्होंने मोदी जी के खिलाफ प्रचार करा, लेकिन तब भी ज्यादा सीटें जीत कर आ गए। अब क्या कहेंगे नहीं, आप? तब भी अब मानेंगे ना उद्धव ठाकरे में दम था, और आपका अलायंस वहां पर पिट गया बुरी तरह से। ये स्वीकार करना पड़ेगा आप लोगों को भाई। दो बातें हैं कि पहले तो मोदी जी के फोटो का मुद्दा नहीं है, तो इस बार क्यों नहीं लगाया? आप 2019 के चुनाव को प्रकाश जी याद कर रहे हैं, 2024 की बात करिए जहां आपकी बड़ी हार हुई है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने आपको रोक दिया है बुरी तरह से, और लगातार खबर ये आ रही है कि जेडीयू भी जा सकती है उनके खेमे के अंदर। मुझे ये नहीं लगता ऐसा। अगर ऐसा कोई कुछ करना है तो वो जोड़ तोड़ के अलग राजनीति हो गई। जिनको 290 मिले हैं वो हारे हैं, और 230 जीत गठबंधन को। गठबंधन में भी ममता कहाँ है पता नहीं है,
लेकिन जो भी गठबंधन है 230 जिन्होंने जीते हैं वो जीतने की दावा कर रहे हैं, वो गलत है। प्रकाश जी, नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कह रहे हैं ममता कहाँ है? ममता वही है जहां मोदी के खिलाफ माहौल है। ममता बनर्जी तो वही है। ओके, नहीं, लेकिन प्रकाश जी, इस बात को भी आप शायद मानेंगे कि इंडी गठबंधन बेशक हार रहा है, ये सरकार बनाने के करीब नहीं है, लेकिन एक नैतिक जीत है। मतलब हार कर भी जीत गया शायद इंडी गठबंधन। आप सरकार आप लोग बना रहे हैं। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग लगातार फेल हुई, 14 में, 19 में, कितने चुनाव। इस बार राहुल गांधी एक नेता के तौर पर क्या उभरे, उनकी 2-2 यात्राओं का क्या असर हुआ? आप ये मानेंगे कि उनकी लॉन्चिंग जो है, ये कम से कम 24 में लॉन्चिंग उनकी अब हो गई है, सबसे ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस में। वही बता रहा हूँ जी, राजनीति में, लोकतंत्र में यही अवसर सबको होता है। लगातार कोशिश करते रहने से ही कभी न कभी सफलता भी थोड़ी मिलती है, कभी ज्यादा मिलती है, लेकिन वो सीरियस पॉलिटिशियन होके चलेंगे तो अच्छा ही लगेगा सबको। तो ये हम तो स्वागत करते हैं सबका, और इसलिए, लेकिन जिस तरह से नैरेटिव तैयार किया था, जिस तरह से टूल किट तैयार किया था कि हार होने पर और बीजेपी की बड़ी बढ़त होने पर कैसे बोलना है, ये जो था ये बहुत ही गलत था। ये लेकिन प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि एनडीए की, आप कह रहे हैं सरकार बनेगी, लेकिन क्या उस मजबूती से वो सरकार चल पाएगी? क्योंकि 10 साल आपने फुल मेजॉरिटी की सरकार चलाई, और वो जो नहीं, और एक नरेंद्र मोदी की एक इमेज है जिसके अंदर वो बड़े और कड़े फैसले लेते हैं, मतलब लेकिन गठबंधन की सरकारों में आपको पता है मजबूरियां क्या रहती है। ये देखो, जैसे यूसीसी है, इस तरह के फैसले गठबंधन की सरकार, इन फैसलों की बात बीजेपी भी नहीं करेगी थोड़े दिन पे। पूरे बीजेपी का और देश भर की चर्चा में नहीं करने आया। महाराष्ट्र का इस सवाल का इसलिए जवाब दिया क्योंकि महाराष्ट्र का मैं हूँ, लेकिन मैं केरल का इंचार्ज हूँ। केरल में 75 साल जो हमें जीत नहीं मिली थी, पहली दफा। प्रकाश जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मेरी कोई इंडिया अलायंस से बात नहीं हुई है, हम एनडीए के साथ हैं। नारा लोकेश ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को मिलने से इनकार कर दिया था। नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, थे और आगे भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है, यह कहा है चंद्रबाबू नायडू ने। सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब, आपका अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश आपका गृह राज्य, वहां पे कांग्रेस ने अरसे बाद एक अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या कारण आपको लगते हैं? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करके गई है। देखिए, हम लोग दोनों मिलकर हमने काम किया है, तो जो भी हमारे और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के बीच में जो दूरियां थी और जिसका फ़ायदा और लोग उठाते थे, उनको हमने समाप्त किया। समाप्त करने में कुछ तो लेन देन करना पड़ता है, उसमें किसने ज़्यादा दिया, किसने कम दिया, इस पे चर्चा लोग करते हैं, लेकिन अंततः तो हमारा साथ आना और उसका जो संदेश गया उत्तर प्रदेश में, उसके जो परिणाम आए हैं, वो सब देखते हुए हमको यही मानना है कि हमने हमारे सही निर्णय किए, अच्छे निर्णय किए, और हमने पार्टी और समाज के हित में वो निर्णय जो हमने किए, उसके आज परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सलमान खुर्शीद, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस क्या सरकार बनाने के लिए आगे जाएगी? क्योंकि कांग्रेस का नंबर अपना 100 है, 99 है, और इंडिया अलायंस का 234 है, और बीजेपी का 242 है। देखिए, ये कहना आज संभव इसलिए नहीं है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे सभी नेता उसमें थे, खारगे जी थे, राहुल जी थे, और उन्होंने ये बात बड़ी स्पष्ट कही थी कि इसको हम लोग तभी इस पर कोई बात कह सकते हैं या कोई निर्णय ले सकते हैं जब सभी अलायंस के सारे ही हमारे मित्र जो हैं उनके साथ बैठकर बातचीत हो। कल ये बातचीत होगी, उसमें चर्चाएं होंगी, चर्चा में सारे ही पहलू देखकर, समझकर, तौलकर, उसके बाद जो निर्णय होगा वो निर्णय फिर हमारे नेतृत्व की ओर से आप लोगों को बता दिया जाएगा। सलमान खुर्शीद जी, एक सवाल, एक बड़ा फैक्टर आपकी नज़र में क्या है जो इंडिया जो 234 सीटों पर आ गया और अच्छा परफॉर्म कर रहा है? एक बड़ा फैक्टर जो आपको लगता है, जो नरेटिव था संविधान खतरे में या ओबीसी को लेकर, कोई एक बड़ा मुद्दा? एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूं, और उसमें सभी का समावेश हो जाता है, वो हमारे संविधान के बारे में था। संविधान
अगर खतरे में है तो हमारी जो एकता है, देश की एकता है, अखंडता है, वो खतरे में है। जैसे हम अपने देश में हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, वो खतरे में है। हर व्यक्ति विशेष का जो भी सपना है अपने जीवन को साकार करने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए, वो भी संविधान में है। तो ये मान के चलिए कि संविधान बहुत जो है, बड़ी खबर वो सलमान साहब, मैं परिभाषा आपको रोकना इस चाहूंगा। बहुत बड़ी खबर, नवीन पटनायक अपनी सीट सिटिंग हार गए। सीएम अपनी सीट ओडिशा में हार गए हैं। नवीन पटनायक का सफाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में सरकार बना रही है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक अपनी सीट हारे हैं। देखिए, बीजेपी का जो नंबर है वो ओडिशा से बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। बीजेपी ने ओडिशा में और आंध्रा में सरकार बना ली है। जो लोग इसे बीजेपी की नैतिक हार बता रहे थे ना, उन्हें मेरे ख्याल से ओडिशा की तरफ देखना चाहिए। ओडिशा में सरकार विधानसभा चुनाव में वहां मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपनी सीट हार गए हैं। 2 दिन में 2 राज्यों में सरकार बन गई। कल अरुणाचल, आज ओडिशा, आंध्र प्रदेश, 2 दिन में 3